सीसीएन न्यूज़ में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश गड़िया जी, जो बहुत लंबे समय से युवाओं के बीच में और कपकोट क्षेत्र में, खासकर बागेश्वर ज़िले में बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं। और उनसे जानेंगे कि उनकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं, उनकी सक्रियता के मायने क्या हैं। जैसे अब चुनावी साल आ रहा है तो उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे। गड़िया जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सीसीएन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। वो आप बहुत लंबे समय से युवाओं के बीच में, खासकर कपकोट क्षेत्र में और बागेश्वर ज़िले में आप लंबे समय से सक्रिय हैं। तो क्या इसका कोई राजनीतिक मतलब निकाला जाए या फिर आप सिर्फ समाज सेवा के लिहाज से सक्रिय हैं? हमारे लिए समाज सेवा सर्वप्रथम है, क्योंकि हम एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं। तो राजनीतिक पार्टी के साथ साथ समाज सेवा करने का जो संकल्प है उसको साकार करने के लिए हम कोई न कोई माध्यम चुनते हैं। तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं। अच्छा, तो क्या ये माना जाए कि ये राजनीतिक महत्व के लिहाज से या समाज सेवा के लिहाज से आप कपकोट से भविष्य में आपकी दावेदारी रहेगी? आप कपकोट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता होने के साथ साथ मेरा नैतिक जो जिम्मेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी को अंतिम छोर तक बैठा हुआ जो व्यक्ति है वहां तक ले जाना, और पार्टी जो भी निर्णय लेगी, जैसा मेरा उपयोग करना चाहेगी, मैं उस रूप में काम करते आया हूं, आगे भी करते रहूंगा। अच्छा, माना जा रहा है कि 2017 में भी आप टिकट के बहुत नज़दीक थे और हम तो ये भी पता चला कि आप टिकट मिलते मिलते आपको रह गया था। ये कितनी इसमें सच्चाई? क्या 2017 में भी टिकट मिलते मिलते आपको रह गया था? अब 2017 तो चले गया है, लेकिन आगे 2022 नज़दीक है। 2017 में जो बातें बीत चुकी है वो पार्टी ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय में भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोगों ने बहुत मिलजुल के काम किया और हम कपकोट से 2 और बागेश्वर से दोनों सीटें जीतने में सफल हुए। और उसी तरह से हम 2022 में भी बहुत संघर्ष के साथ और बहुत योजनाबद्ध तरीके से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों को फिर जीतेगी, ये हमारा लक्ष्य है। अच्छा, गड़िया जी, हम बचपन से आपको देखते हैं जब भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ उत्तराखंड में सक्रिय राजनीति में थे, अभी तो राज्यपाल के पद पर हैं। तो आपने उनके बहुत नज़दीकी आपको उनका माना जाता है और भविष्य में भी ये माना जा रहा है अगर आपको टिकट मिलता है तो उन्हीं के सहयोग से या उनकी कृपा से या उनकी निकटता की वजह से आपको मिलेगा। कितनी सच्चाई इसमें? हाँ, मैं ज़रूर माननीय राज्यपाल महोदय के बहुत समीप में रह के काम किया है और मैं उनके पुत्र की तरह, बेटे की तरह उनके साए पे पला बड़ा हूँ। और पूरा उत्तराखंड प्रदेश में भी मुझे भ्रमण करके उनके साथ रहकर जो देखने को मिला और उसी कठिनाइयों को देखते हुए जो उनका विज़न है, जो उनका लक्ष्य था, उस लक्ष्य को कहीं ना कहीं हमने भी गिलहरी के तरह जो काम किया, उस काम को कहीं अगर वो छूट गया हो तो उस छूटे हुए काम को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। और वो तो पूरे उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनको लोग बहुत ईमानदारी और सादगी के रूप में जानते हैं, और वो तो हमारे लिए भगवान के रूप में हैं। तो हमको उनका आशीर्वाद पहले भी मिला है, लगातार मिलता रहेगा, क्योंकि वो मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे गार्जियन हैं। तो ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा गड़िया जी, कपकोट सीट में अगर आपकी दावेदारी रहती है, कपकोट में वैसे ही बहुत लंबी फहरिस्त है। अभी भौर्याल जी ही सिटिंग विधायक हैं, शेर सिंह गड़िया जी हैं, राम सिंह गोरंगा जी, विक्रम शाही जी, गणेश मर्तोलिया जी और बसंती देव, गोविंद दानू, लंबी सूची है। तो ऐसे में लगता है कि आप एक युवा चेहरे हैं, आपको क्या मौका देगी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि आपने देखा होगा कि विगत कई सालों के अंदर कि कई सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। आप जीता जागता उदाहरण बसंती देव जी का ले लें, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी है कि किस कार्यकर्ता से कौन सा काम कराना है। और भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से आता है कि हमारा उपयोग जिस रूप में भी लिया जाएगा
वो देश के हित में होगा, कपकोट के हित में होगा, बागेश्वर के हित में होगा, ये मेरी आशा है। जी। अच्छा, बीच में यहाँ से बड़ी डिमांड हो रही थी कि बागेश्वर को दायित्व तो नहीं मिला, लेकिन विधायकों को तो नहीं मिला, लेकिन शेर सिंह गड़िया जी को मिला। माना जा रहा था कि गड़िया जी को इसलिए दिया गया है ताकि जो है उनको भविष्य के विधायक की तैयारी करवाई जा रही है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है, तो क्या कहेंगे? शेर सिंह गड़िया जी भी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में काम करते आए हैं और एक लंबा अनुभव उनके पास था, तो पार्टी ने उचित समझा और उनको बहुत बड़ा पद, जो 20 सूत्री कार्यक्रम का उपाध्यक्ष बनाया, तो वो पूरे बागेश्वर जनपद के लिए एक गौरवान्वित वाला दायित्व था और पूरे उत्तराखंड में उन्होंने अच्छा काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं को उसके योग्यता के आधार पर आगे बढ़ाती है, ऐसा मेरा मानना है। और आने वाले दिनों में हम तो ज़रूर चाहेंगे कि बागेश्वर से चंदनराम दास जी भी लगातार 3 बार के विधायक हैं, बलवंत सिंह भौरियाल जी जो संगठन के बहुत कार्यकुशलता को बहुत नज़दीकी से जिन्होंने देखा है, और ऐसे ही बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे बीच में हैं। तो किसी न किसी को दायित्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि दायित्व देकर योजनाओं को ठीक तरीके से क्रियान्वित हो सके और जो यहाँ की लगातार जो दिक्कतें हैं उनका समाधान हो सके, ऐसी मैं गुजारिश भी करता हूं और ऐसा निवेदन भी करता हूं पार्टी हाईकमान से, किसी न किसी को दायित्व दिया जाना चाहिए। जी। गड़िया जी, थोड़ा राजनीतिक बातें लंबी हो गई, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अब लंबे समय से आप कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्या क्या आपने युवाओं के लिए काम किया और कोरोना महामारी से निपटने के लिए किस तरह के कार्य किए हैं, आप थोड़े उसको बताना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व था कि इस कोरोना को कैसे हम हरा सकें। तो हमने सेवा ही संगठन, जो पार्टी का लक्ष्य था, उसमें युवाओं का नेतृत्व किया, युवाओं को आह्वान किया कि आप आइए, हम इस कोरोना को हराने के लिए जो भारत सरकार की गाइडलाइन थी, जो उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइन थी, उसको जन जन तक पहुंचाया, लोगों को सैनिटाइज बांटा और मास्क बांटे, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया, और तमाम जितनी भी दवाइयाँ थी, ऑक्सीजन था, वैक्सीनेशन था, हर तरह के काम में बहुत ही महफूज तरीके से भागीदारी निभाई। और यहाँ के विशेषकर युवा मोर्चा को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने काम किया वो बहुत सराहनीय है। अन्य दलों को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन लोगों ने भी भारतीय जनता युवा मोर्चा को देखते देखते विद्यार्थी परिषद ने, अनिश्चय के लोगों ने भी कुछ काम शुरू किया। तो ये सब लोगों ने जब हम मिलजुल के काम किया, तभी हम कोरोना को हराने में सक्षम हुए। और आज मुझे लगता है कि जब मैं कपकोट के दूरस्थ गांव एकदम झुनी तक भी मैं पहुंचा, तो वहां के लोगों को बहुत अच्छा लगा कि हमारा कोई जनप्रतिनिधि हमारे बीच में कोरोना के बारे में बताने के लिए आया। तो और तमाम सड़कें कट रही हैं, तमाम विकास के काम भी हो रहे हैं, पर लेकिन कोरोना से जो लोग डरे हुए थे, तो लेकिन आज स्थिति कुछ बहुत सामान्य स्थिति है। और मैं भविष्य में भी चाहूँगा कि ये कोरोना अभी सेकंड फेज चल रहा है, तो थर्ड फेज में भी कहीं ये आ न जाए चुपके, तो इसलिए हम सबको सतर्क होने की ज़रूरत है और नियमों का पालन करने की ज़रूरत है। अच्छा सुरेश जी, बीच में पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए थे तो संगठन ने आपको बड़ा दायित्व सौंपा था। इस उम्र में इतना बड़ी जिम्मेदारी सौंपना, आपको पश्चिम बंगाल के कुछ सीटों की जिम्मेदारी आपको दी थी। हालांकि वहाँ सरकार तो आपकी बन नहीं पाई, लेकिन आपका प्रदर्शन कैसा रहा और पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं उसको आप किस रूप में देखते हैं? पश्चिम बंगाल भारत देश का एक ऐसा प्रांत था कि जो पूरे विश्व को दिशा दिखाने का काम करता था, लेकिन कारणवश जब देश आज़ाद हुआ तो उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें रहेगी कि कुछ समय कांग्रेस का काल रहा, उसके बाद कम्युनिस्ट का काल रहा, उसके बाद ये ममता बनर्जी अभी 10 साल पूरा करके फिर इनका फिर शासनकाल आ गया। पर लेकिन वो मुझे जो वो दृश्य दिखाई दिया वो कहीं जम्मू कश्मीर से कम नहीं दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश के बॉर्डर खुले हुए हैं और देश में एक तरीके से जो
वातावरण होना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल में बहुत गरीबी है और लोगों के अंदर जो भावनाएं देश के प्रति होनी चाहिए वो भावनाएं कम दिखाई पड़ती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं भारतवर्ष के हर एक इंसान, हर एक आदमी को जागने की ज़रूरत है कि कहीं हम दूसरा जम्मू कश्मीर जो है पश्चिम बंगाल को न बना दें। तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि हम सब लोगों को मिलजुल कर उसका हल ढूंढना होगा, उसका समाधान ढूंढना होगा। जहाँ रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पश्चिम बंगाल के अंदर किया है कि जो 35 सालों से राज करने वाले ऐसे पार्टियां थी, आज उनका जो है अस्तित्व कहीं विलीन हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी तो 3 सीट से 77 सीट तक पहुंची और जिस सीट पर मेरे को प्रभारी बनाया गया था वो सीट 15,284 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जो होरिन घाटा नदिया डिस्ट्रिक्ट में जो मेरे को काम करने का अवसर मिला तो उसमें मैंने बहुत कुछ देखा भी, बहुत कुछ समझा भी। पर जितना मैं पश्चिम बंगाल को समझ पाया कि कहीं दूसरा जम्मू कश्मीर न बन जाए, तो इसलिए हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि पश्चिम बंगाल के बारे में अध्ययन करना चाहिए। जी अच्छा सुरेश जी, बागेश्वर और कपकोट में आप लगातार सक्रिय रहते हैं, तो बागेश्वर और कपकोट के विकास के लिए आपके पास कोई ऐसा विज़न है या वैसे कोई ठोस कार्य योजना है जिसको लेके आप भविष्य में चुनाव के बीच जाना चाहते हैं, एज ए प्रत्याशी के तौर पर या एज ए कार्यकर्ता के तौर पर? बागेश्वर जनपद तो अपने आप में हर चीज़ से संपन्न है। जिस तरह से मैं देखता हूँ कि एक तरफ से गोमती नदी आती है, एक तरफ से सरयू नदी आती है और दोनों नदियाँ अपने आप में जो हमारी आबादी वाली जो जगह हैं और उनसे बिलोंग करती है। और छोटे छोटे नदियाँ भी, कहीं कनलगढ़ घाटी आ रही, कहीं खीरगंगा आ रही, कहीं रेपती घाटी आ रही है, कहीं पिंडर की आ रही है, कहीं पुंगर वैली आ रही है, तो कहीं कांडा की पीछे रावत सेरा वाली नदी जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम हर चीज़ से, पानी से तो संपन्न है ही हैं, पर जहाँ पानी हो और हरा भरा बिल्कुल एकदम हिमालय हो और हर चीज़ से संपन्नता बागेश्वर जनपद के पास है। विशेषकर कपकोट में हम जो परंपरागत चीज़ें थी वो विरासतन चीज़ें हम खोते गए हैं और उन चीज़ों के बारे में हमको संरक्षण करना चाहिए। उनको फिर दोबारा से अच्छे तरीके से जो हम ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। हमको पशुपालन में जो नए तरीके से काम करना चाहिए और जो वैज्ञानिक तरीका है उस वैज्ञानिक तरीके के माध्यम से हमको पशुपालन का है, जैविक खेती है, हमको यहाँ पर जो गौशालाएं हैं मछली पालन का काम करना चाहिए। और मछली पालन में ही जहां मुझे लगता है कि जहां एक और नदियों का दोहन हो रहा है, तो इसको रोकते हुए कहीं ना कहीं एक लंबे अरसे, लंबे विजन के साथ काम करना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर इनको छोटे छोटे तालाब बनाकर, जैसे हम देखते हैं बंगाल के अंदर भी देखते हैं कि जहाँ जहाँ नदी जाती है वहाँ के एरिया के लोगों को एक समिति बनाकर उस पर जो है बीच में जाली लगा दिया जाता है और उस एरिया की जितनी भी मच्छी है तो उसको एक बड़े व्यवसाय के रूप में लोग उसको करते हैं। तो वो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, क्योंकि जहाँ सरयू नदी निकल रही है बागेश्वर से लेके उधर सरमुल तक जो एक बड़ी वैली है, वहाँ तक हम मच्छी पालन का एक बड़ा काम कर सकते हैं। और दूसरी ओर जहाँ युवाओं को खेलने के लिए और युवाओं को आगे बढ़ाने की बात हो तो वहाँ पर सरकार ने इस बार ज़रूर काम किया है कि हमारे कपकोट में ही कम से कम 5 मिनी स्टेडियम बने हैं और जल्दी ही वो मिनी स्टेडियम एक युवाओं के खेलने के लिए जो अपना एक कपकोट की ताकत को दिखा सके, ऐसी शक्ति जो है हम लोगों ने आखिर अर्जित की है, तो उसको और भी डेवलप करने की ज़रूरत है। जहाँ केदारेश्वर मैदान एक ऐतिहासिक मैदान बनना चाहिए, थोड़ी सी उसमें कमी है, तो देर सवेर हम उसको भी पूरा करना चाहेंगे और वहाँ पर एक घाटों का सुंदर निर्माण करते हुए वहाँ पर योगा और इस तरह का काम भी वहाँ पर करना चाहिए। और जहाँ रही बात शिक्षा की, क्योंकि बहुत दूरस्थ के गाँव हमारे पास हैं और मैं पिछले खंडूरी जी के ज़माने से कहते आ रहा हूँ कि हमारे जो गांव हैं
उन गाँवों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कई नदी नाले पार करने पड़ते हैं। और आजकल आप देख रहे हैं कि जंगली जानवरों का इतना आतंक है, तो उनके घर वाले भी डरे डरे रहते हैं और बच्चे भी सहमे सहमे रहते हैं और बहुत कठिनाइयों के साथ उनको पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है। तो उसके लिए मेरे पास एक समाधान था कि 2 न्याय पंचायत यानी 10-12 गाँवों का एक ही विद्यालय हो। उस विद्यालय के अंदर प्राइमरी से लेके इंटर तक की हर शिक्षा व्यवस्था हो और उनका हॉस्टल वाला, जैसे आपने जवाहर नवोदय विद्यालय देखे होंगे, राजीव नवोदय विद्यालय देखे होंगे, चाहे दूरस्थ के भी क्षेत्र में बने हैं पर लेकिन एक सुरक्षा के साथ और एक संपूर्ण चीज़ों से लैस जो आज के ज़माने के हिसाब से बनना चाहिए था वो चीज़ बनाना चाहिए, क्योंकि उसी से हम एक बड़े कंपटीशन को फाइट कर पाएंगे। क्योंकि जब जिस गांव से मैं आता हूं, आज उस गांव में इतने कम लोग रह गए कि लोग शिक्षा के नाम से पलायन हो रहा है। आखिर अगर हम उसी गांव में उसी इलाके में एक बड़ा स्कूल खोल दें और वो विद्यालय हर चीज़ से लैस हो, उसमें आपका इंटरनेट भी हो और आपका ऑनलाइन शिक्षा का काम भी हो, वहाँ पर स्पोर्ट्स का काम भी हो, उनका हेल्दी भोजन की व्यवस्था भी हो, तो अगर हम इस तरह का काम करेंगे तो ज़रूर हम आने वाले दिनों में कहीं कंपटीशन फाइट कर पाएंगे। और ये मेरे को सबसे बड़ी कमजोरी नज़र आती है। और दूसरी जो कमजोरी है वो स्वास्थ्य को लेके, तो मैं कई बार अपने मुख्यमंत्रियों जी से उनसे भी बात कर चुका हूँ, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, यहाँ के सेक्रेटरी, सबसे हमारा संबंध है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि पहाड़ की 2 ही प्रॉब्लम है, शिक्षा और स्वास्थ्य। और जहाँ स्वास्थ्य की बात है तो आपने देखा होगा कि हम अभी स्वास्थ्य में काफ़ी कुछ करना बाकी है। जहाँ रही बात, एक बड़ा हॉस्पिटल बागेश्वर के अंदर होना चाहिए जो हर चीज़ से लैस हो और जहाँ बड़े से बड़े ऑपरेशन के लिए भी उसको बाहर न जाना पड़े, इस तरह की संभावनाएं बागेश्वर के पास हैं। और बागेश्वर एक अच्छा जनपद है। हर चीज़ से आपने देखा होगा कि यहाँ रोजगार के लिए टूरिस्ट पर्यटन क्षेत्र, अच्छे से अच्छे पर्यटन क्षेत्र आपने देखे। छोटा सा एक प्रयोग किया था बैजनाथ के लिए, तो आप आज देख रहे हैं कि वो एक टूरिस्ट के जो झील बना रखी है, जो मंदिर है, जो टूरिस्ट हाउस बना रखा है, उसको देख के दिल्ली के लोग भी हम मुझसे कहते हैं कि ये बैजनाथ झील में नाव चल रही नहीं चल रही है, तो बहुत जल्दी उसमें नाव डाला जाना चाहिए, वहाँ पर बोटिंग होना चाहिए। तो इस तरह का काम बागेश्वर में बहुत जगह करने की ज़रूरत है। तो भविष्य के लिए मेरे पास मैं जब गाँव में जाता हूँ तो उन लोगों का कष्ट को देख के मैं यही सोचता हूं कि आखिर मैं इस कष्ट को किस दिन समाप्त कर सकूं, और मैं जब तक जिंदा हूं तब तक ये कोशिश जारी रहेगी। अच्छा बढ़िया जी, आपने युवाओं की बात कही, तो युवाओं का उत्तराखंड में आप देखते होंगे, खासकर बागेश्वर कपकोट में भी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। तो कैसे इसको से निपटा जा सकता है? क्या आपके पास योजना है इसके लिए? ये बेरोजगारी बागेश्वर जनपद के लिए ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए है। जितने पहाड़ी ज़िले हैं, आप सब लोगों ने सुना होगा कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ वालों के ही काम नहीं आती है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि आखिर आज 20 साल हो गए हैं राज्य बने हुए, पर लेकिन हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को करने में ज़रूर पिछड़े हैं। पर सरकार सोच भी रही है, पर हर आदमी को हर हाथ को काम कैसे दिया जाना है, इसके लिए एक लंबी रूपरेखा सरकार ने बनानी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हम पहले गांव में रहते थे, आज वो गांव आज लोगों के पलायन करते करते जो है गांव खेत बंजर पड़ गए हैं और मकानें खाली। जो मैं देख रहा हूं कि कोई बुजुर्ग लोग मेरे को गांव में दिखाई देते हैं, बाकी लोग जो है पलायन की ओर बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही है, उस कमजोरी को समय रहते हुए उसको ठीक करना चाहिए। और यहाँ के जो जल जंगल ज़मीन है उसमें उनका हक को सुरक्षित करते हुए उनको रोजगार ढूंढा जाना चाहिए। जैसे
हम उद्यान के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं, फूलों के काम पर अच्छा काम कर सकते हैं। जहाँ मछली पालन की बात कही तो बहुत सारे लोग अभी मछली पालन का काम कर रहे हैं, भेड़ पालन का काम कर रहे हैं, मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं। तो इसको स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत जो नारा दिया था, तो मैंने एक नारा दिया था कि आत्मनिर्भर गांव बनाऊंगा, और उस गांव के आत्मनिर्भर गांव जिस दिन बन जाएगा तो सबको अपना अपना काम एक सुनिश्चित हो जाएगा कि हमको समूहों में रह के काम करना चाहिए, समूहों के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमको रोजगार भी मिल सके और अपने खेत आबाद भी हो सके, और ताकि यहाँ की जनपद की आय भी बढ़ सके। ऐसा काम हम सब जनप्रतिनिधियों को मिलजुल के सब लोगों को एक मंच पर आकर यहाँ का विकास करना चाहिए। यहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि हर घर में चूल्हा जल सके, हर आदमी को रोजगार मिल सके, हर खेत को पानी मिल सके, ये भाव होना चाहिए। जी धन्यवाद गढ़िया जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। CCN न्यूज़ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता। जी, तो आप थे हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश गढ़िया जी, जो लंबे समय से यहाँ पर क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के बारे में बहुत विस्तार से बताया, और उनका मानना भी यही है कि राजनीति उनके लिए एक समाज सेवा का माध्यम है। अगर भविष्य में इस तरह से पार्टी जो भी जिम्मेदारी उनको देगी वो उसी मुताबिक कार्य करेंगे। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।